हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ ऑप्शनल चैनल। हमारा एक्सक्लूसिव ऑप्शनल चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, इस पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बेसिकली एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास भी अक्सर आप लोगों के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे कि सर एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ाते हो, आपके कुछ वीडियोस देखे हमने। वीडियो तो समझ में आ रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन था, एक डाउट था कि क्या एंथ्रोपोलॉजी ओवरलैपिंग है। क्योंकि जब भी हम नए बच्चों से मिलते हैं और वो ऑप्शन में अपने एक तरीके से प्लानिंग की स्टेज पे होते हैं कि वी आर गोइंग टू सी कि हम क्या इतने सारे जो ऑप्शनल का पूरा एक प्लेटर हमारे सामने मौजूद है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो पिछले कुछ वीडियोस में हालांकि मैंने और भी बाकी टीचर्स ने यहाँ पर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी कई सारे तरीके आपको बताएं, क्राइटेरिया आपको बताएं। बहुत सारे मेंटोर्स गाइड आप डिजिटल एज में जी रहे हो, यूट्यूब पे वन क्लिक आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो आप मेरे वीडियो या किसी के भी वीडियो को देखोगे तो कुछ टीचर्स ने घुमा फिरा करके वही सेम बात होती है कि भाई जब भी ऑप्शन को चुन रहे हो, इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करो, ओवरलैपिंग है कि नहीं है देखो, बैकग्राउंड को अपने एक बार देखने की कोशिश करो, शॉर्ट है स्टैटिक है कि नहीं वो नहीं देखो, वो भी देखो। इनफैक्ट रिसोर्सेज, गाइडेंस, मेंटर्स, टॉपर्स नोट, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उस ऑप्शन में कि नहीं है ना। क्योंकि जो थोड़े से इन डिमांड ऑप्शनल होंगे, जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, उनके लिए ये सारी चीज़ अवेलेबल होंगी। पर ऐसे ऑप्शनल जिसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, उसके लिए इतनी फैसिलिटी वहाँ पर नहीं होगी। क्योंकि कौन करना चाहेगा, है ना, कौन पूरी मेहनत करना चाहेगा 2, 4, 50, 60 बच्चों को केटर करने के लिए। बहुत मेहनत कोई नहीं करेगा, है ना। उतनी मेहनत आज आप देख रहे हो कि दुनिया कॉमर्शलाइज्ड एंगल से चल रही है। सो वो चीज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती है। प्रिपरेशन में भी वो दिक्कतें आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो क्राइटेरिया जब आपको पता चल गया, मैंने जो क्राइटेरिया बताए, बाकियों ने भी जो क्राइटेरिया बताएंगे, मोस्टली कॉमन ही होते हैं। 85% 95% कॉमन होते हैं। हो सकता है कोई एक दो एक्स्ट्रा कोई क्राइटेरिया बता रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो आपको ऐसे 7-8 मेजर क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। अब जब भी बच्चा ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो उसके दिमाग में 2 ऑप्शनल मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है 4 ऑप्शन में उसको दिक्कत हो। हम एक एवरेज नंबर निकाल लेते हैं कि आप सेलेक्ट करने की स्टेज पर आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट ठीक लग रहे हैं, या आपने किसी से सुना है, या उसके बीच में आप कंफ्यूज हो, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो कैसे करोगे आप डिसाइड। बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप एक तरफ ये सारे क्राइटेरिया लिख लो जो अलग अलग लोगों ने आपको बताएं, या फिर मैंने जैसे अपने वीडियो में मिनिमम 6 क्राइटेरिया मैं बताता हूँ कि ओवरलैपिंग है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं है, और बाकी जो भी मैंने आपको बताया, एक तरफ ये क्राइटेरिया लिख लो आप, और एक तरफ आप हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ सब्जेक्ट के नाम लिख लो जिसमें आप कंफ्यूज हो। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, लिटरेचर में, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में कंफ्यूज हो तो इनको तीनों को एक तरफ से लिख लीजिए आप। और उसके बाद इनको मार्क्स देते जाइए कि ओवरलैपिंग में अगर 5 रेटिंग है तो उसमें से कौन ज़्यादा ओवरलैप करेगा। तो एंथ्रो अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि ओवरलैपिंग है बाकी दोनों कंपैरिजन में, सिलेबस को निकालिए, देखिए, बैठिए, कुछ वीडियोस देखिए अलग अलग टीचर्स के। ओवरलैपिंग की बात आज हम भी करने वाले हैं, ताकि यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी एक नया शब्द है, आप लोग सुने नहीं होते हो, लेकिन कई बार ये गलत फहमी होती है। क्योंकि अंदर जो चीज़ें हैं ना, नाम और लेबल तो नया है, पर पढ़ वही रहे हो जो कि आप पढ़ते आए हो। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप में से कोई बच्चा अगर पहली बार भी एंथ्रोपोलॉजी नाम सुन रहा है, तो आप एंथ्रोपोलॉजी के ऑलमोस्ट 50% सिलेबस को पढ़ चुके हो पहले ही। सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कितनी शिद्दत से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने जीएस की तैयारी की है, या कॉलेज में आपका साइंस या ह्यूमैनिटीज़ जो भी बैकग्राउंड रहा है, आप 50% चीज़ों तक को पढ़ चुके हो मिनिमम। और कोई भी बात कर रहा हूँ, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला हो सकता है कि वो 80% सिलेबस को पहले से पढ़ा हुआ होगा, है ना। जिसने नाम तक नहीं मैं सुना उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही सब्जेक्ट है कि आप पहले से सब पढ़े होते हो और आपको नाम भी नहीं पता है। इस तरीके से कुछ पैकिंग की गई है, और बच्चे को लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी सुना ही अभी है, हमें तो नहीं पता है क्या है ना, कोई नई चीज़ है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए ओवरलैपिंग भी ज़्यादा, और उसकी हम बात भी करेंगे क्या क्या ओवरलैपिंग यहाँ पर है। तो रेटिंग आप देना शुरू कीजिए कि फॉर एग्जांपल एंथ्रो को कितनी 5 में से कितने स्टार दोगे ओवरलैपिंग के आधार पर। फिर शॉर्ट एंड स्टैटिक देखिए। शॉर्ट एंड स्टैटिक में ये गलती मत कीजिएगा कि आप नंबर ऑफ यूनिट को काउंट कर रहे हो। नंबर ऑफ यूनिट इज़ नॉट द राइट क्राइटेरिया टू बेसिकली डिटरमाइन दी वास्टनेस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट लेंथी हो सकते हैं पर उनकी उतनी डेप्थ नहीं होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रो आपको लिमिट करके बहुत 10% से ज़्यादा तो यूनिट ऐसी हैं एंथ्रो के सिलेबस में जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। पिछले 10 साल में मिनिमम 0 से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन को पूछा है, तो एवरेज लगभग 1-2 के आसपास क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। बहुत ही नेग्लेक्टेड यूनिट है, और ऐसे 10% से ज़्यादा यूनिट आपको देखने को मिलेंगी पूरे पेपर के अंदर में, ठीक है ना। और जहाँ पर
क्वेश्चन पूछ भी रहा है वहाँ पर सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा फिरा करके वही बातों कह रहा है, कई कई तो क्वेश्चन को घुमा फिरा भी नहीं रहा है, 7 साल पहले दिया था एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट कर दिया, हार्डली 2 वर्ड इधर उधर हुए और कुछ नहीं चेंज हुआ, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात होती है। तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको देखना होता है, जो कि हो सकता है शुरुआत में आप इस चीज़ को मेजर ना कर पाओ कि लेंथ किसकी है कितनी है, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट से आप ना कंपेयर कर पाओ। तो वहाँ पर आप किसी मेंटोर का, किसी इंसान ने अगर आपके जान पहचान में कुछ मेंस दिए हों, कोई टीचर, कोई कॉलेज में अगर वो सब्जेक्ट को पढ़ाता हो, जिसको यूपीएससी की भी थोड़ी सी नॉलेज है, सिलेबस की, ऑप्शनल की, तो आप उससे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी और किसी और सब्जेक्ट में अगर आप कंफ्यूज हो, जहाँ तक एंथ्रोपोलॉजी कंसर्न है, अगर उसमें इक्वेशन में आ रहा है तो आप मुझसे भी मेरी आईडीज़ के ऊपर यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है ना। आईडीज़ यहाँ पर दी हुई है, अभी बाद में भी दिखाऊंगा आपको, उत्कर्ष सिंह _हेयर नाउ। तो आप स्क्रीन को पॉज करके कहीं नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब पे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना, बाद में। तो कोशिश कीजिएगा इंस्टाग्राम पे आप ऐसी कोई भी क्वेरीज हो ऑप्शनल सिलेक्शन के रिगार्डिंग, तो मैं सारे बच्चों को यहाँ पर फ्री काउंसलिंग आराम से देता हूँ। समय थोड़ा सा कम रहता है, तो हो सकता है आप मैसेज करो तो मैं तुरंत उसको ना देख पाऊँ, लेकिन बाय दी वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे तक मैं सभी को रिप्लाई दे देता हूँ। तो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो अपनी आईडी, या फिर नहीं चलाते हो आप तो किसी और की आईडी से भी आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है ना, घर वालों की, दोस्तों की, सिबलिंग्स की। अदरवाइज कोई भी आईडी नहीं है तो, और क्वेश्चन अगर आपका छोटा है, कट टू कट क्वेश्चन है आपका, तो ये ईमेल आईडी दी है, इसको भी आप कर सकते हो। टेलीग्राम भी है, पर टेलीग्राम में आप मैसेज नहीं भेज सकते हो। यहाँ पर रिसोर्सेज, PYQ, सिलेबस, कई सारे नोट्स एंथ्रोपोलॉजी के, वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा ही मैं या फिर कोई और आपकी जान पहचान में, जो पर्सनली अगर आपकी जान पहचान में कोई हो जिससे संपर्क करके आप ये चीज़ों को पूछ सको, तो वो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो सब पे आप ऐसे मार्क्स दो और फाइनली में आप कैलकुलेट करो कि किसकी रेटिंग ज़्यादा आई। जिसकी रेटिंग ज़्यादा आई उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है ना। या तो चाहो तो आप इंटरेस्ट को भी रेटिंग दे सकते हो कि ज़्यादा किस में आ रहा है, तीनों अच्छे लग रहे हैं पर तीनों में ज़्यादा कौन अच्छा लग रहा है, कौन ज़्यादा इंक्विजिटिव कर रहा है आपको, या किसके बारे में जानने को और हो रहा है। कि एक है कि इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पढ़ा हुआ है, ये गलतफहमी मत कीजिएगा कि कई बार हम पढ़े होते हैं ना, फेमिलियर नाम दिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ ये तो फेमिलियर है। फेमिलियरिटी में मत जाएगा, फेमिलियरिटी एंड इंटरेस्ट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फेमिलियरिटी से इंटरेस्ट लगता है हमें कि हो रहा है, पर ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअली में हो, ठीक है ना। तो देखिए कि कौन से टॉपिक्स आपको इंक्विजिटिव कर रहे हैं, किनके बारे में आप हमेशा से जानना चाहते थे, पता करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते कहते हैं सर हमें थोड़ा रिलीजियस चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ बच्चे कहते हैं हमें थोड़ी जियोपॉलिटिकल चीज़ अच्छी लगती है, कुछ कहते हैं हमें आर्यंस इंडो आर्यन वाली डिबेट क्या सही है कि नहीं है, माइग्रेशन हुआ, इन्वेजन हुआ, क्या प्रूफ है, कज़न मैरिजेस या सिबलिंग मैरिजेस क्यों मना होती हैं, जेनेटिक्स उसके ऊपर क्या कहती है, सोसाइटी कल्चर के रूल्स उसके ऊपर क्या कहते हैं। तो अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, है ना। कई शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप उनको गूगल पे भी आप रैंडमली सर्च कर सकते हो। दिक्कत क्या होती है कि बच्चा, जब हम कहते हैं कि सिलेबस देखो, तो सिलेबस को रीड करता है और रीड करने में 15 मिनट में पूरा सिलेबस रीड कर लिया उसने, पर ये एक्सरसाइज नहीं होती है। सिलेबस के साथ 3 से 5 घंटा आपको बैठना है, 2 से 3 मीटिंग आपको वहाँ पर देनी है, उसको देखना, एनालाइज करना है, रीडिंग नहीं करनी है आपको। कई वर्ड होते हैं टेक्निकल वर्ड जो आपको नहीं पता है, तो उसको आप ढूंढोगे कि अच्छा ये था इसका। जैसे एक बच्चा था, उसने बोला कि सर आपने जूम सेशन में बताया था कि कज़न मैरिजेस वाला और इस तरीके का क्यों मना होता है, ये सब चीज़ें दी होती हैं, पर मैंने तो सिलेबस में देखा ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कहा वो लिखा है, पर आप जिस नाम से ढूंढ रहे हो उस नाम से नहीं लिखा है ना। वहाँ पर लिखा है कंसंग्यूनिटी और उसका इफेक्ट क्या है, या इंसेस्ट टैबू वाला टॉपिक आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ दी हुई। सेम होता है अलग अलग जगहों पर, आर्यन माइग्रेशन डायरेक्टली वहाँ पर हो सकता है नाम ना लिखा हो, पर वो चीज़ आप पढ़ते हो, 2 जगह पर पढ़ते हो, है ना। आर्कियोलॉजी वाले पोर्शन में भी पढ़ते हो, इंडियन एंथ्रो में भी पढ़ते हो आप। तो इसीलिए समय देना होता है ताकि हमें पता चले कि वो टॉपिक्स हमें इंटरेस्ट आउट कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब जब इसमें सबसे प्राइमरी जो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपके पास डाटा नहीं होता है ना, बहुत सारी चीज़ों पे डाटा नहीं होता है, इंटरेस्ट पे भी इनफैक्ट कोई डाटा तो होता ही नहीं, इंटरेस्ट तो आपको पता करना है। जो पहली चीज़ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये ओवरलैपिंग है कि नहीं है ऑप्शनल, इसको हम यहाँ पर आज देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या एंथ्रोपोलॉजी एक ओवरलैपिंग ऑप्शनल है। ओवरलैपिंग किसके साथ, जीएस सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आप GS1 को अगर आप देखो तो एंथ्रोपोलॉजी की GS1 के साथ एक बहुत ज़्यादा वास्ट ओवरलैपिंग हो जाती है। सबसे पहले तो पूरा जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री वाला जो आपका पोर्शन है, इसमें मोस्टली आपको स्टोन एज से लेकर के IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन और इवन महाजनपदास पीरियड के जो पॉटरीज वगैरह है ना, जो आप PGW कल्चर को पढ़ते हो, जो आप NBPW को पढ़ते हो, है ना, ये सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो रही होती है। कभी कभी इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके GS में भी आए, आप PYQs को उठा करके देखोगे जहाँ तक मुझे ध्यान में। एक और आंकड़ा बताऊँ मैं कि
किस हद तक GS3 ओवरलैप करता है एंथ्रोपोलॉजी के साथ, वो बात इस बात से भी समझ में आती है कि GS1 के अंदर में 3 सब्जेक्ट हैं आपके, और 3 सब्जेक्ट से अगर आप 250 मार्क्स को डिवाइड करोगे, GS1 250 मार्क्स का है, 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों से अगर आप वैसे इक्वली नहीं आते हैं पर आप अगर डिवाइड कर दो तीनों से, तो एक सब्जेक्ट के हिस्से में कितना आएंगे, लगभग 85 84 के आसपास कुछ आएंगे, 83 के आसपास कुछ आएंगे, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी अकेला 80 से ज़्यादा नंबर का ओवरलैप यहाँ पर दिखाया था, कब, इन द ईयर 2023। और हमने एक वीडियो भी किया है, मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, वहाँ पर भी वो क्वेश्चन कौन कौन से थे जो ओवरलैप किए थे वो आपको मिल जाएगा। इंस्टा पे जाओगे तो एक रील वहाँ पर बनी हुई है, पिछले साल का जब पेपर आया था ना उसके थोड़े दिन बाद का होगा वो वीडियो, उसको देखिएगा एक बार, 25 सितंबर के आसपास का मेरे ख्याल से वो वीडियो पड़ा होगा आपका, ठीक है। तो GS1 में पहला तो ये इससे करता ही है, कई सारा जो आपका हेरिटेज साइट्स होती है, कई जो आपकी केव्स हैं, कई जो आपकी रॉक आर्ट्स हैं, ठीक है ना, इनके साथ ओवरलैप करता है, कई जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है इनके साथ करता है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म और अलग अलग कई सारे जो रिलीजन है ना, इनका क्या इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, कल्चर पे, ये वाला पोर्शन भी आपका कवर होता है। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से काफ़ी रेलिवेंट है। कई सारी चीज़ें जिनको GI टैग मिलती है ना, वो कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की होती हैं, और उनमें से कई सारी चीज़ों को आप सिलेबस में पढ़ते हो, बिकॉज इंडिजिनस कम्युनिटीज़ से रिलेट करने वाला एक पूरा सेक्शन है एंथ्रो में, पेपर 2 में, जिसको हम कहते हैं ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी वाला पोर्शन, यूनिट 6.1 से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है ना, पेपर 2 को आप देखोगे तो कई सारे GI टैग्स भी हो सकता है आपके, एक कैजुअली यहाँ पर कवर होते रहते हैं, और प्रीलिम्स में आपको कब वो हेल्प कर देता है आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। प्लस आपका आप नितिन सिंघानिया या आर्ट एंड कल्चर का कहीं से भी पढ़ाई करते हो तो रेशियल क्लासिफिकेशन आपका पोर्शन में आता है, और लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन भी इंडिया का आता है। कई बार लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कई एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस जो आपको देखने को मिलती हैं, उनके लिए कई बार जो कदम उठाए गए होते हैं, कोई स्कीम्स आती है, तो ये सब आपको GS में भी हेल्प करती है, प्रीलिम्स में भी इनफैक्ट आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो दिस पोर्शन ऑल्सो हेल्प्स यू। देन आपके जो कई सारे पीजेंट और ट्राइबल जो मूवमेंट वाला सेक्शन है ना, मॉडर्न के अंदर में जब आप आते हो तो वहाँ पर आप संथल रिवोल्ट को पढ़ रहे हो, वहाँ पर आप कोल भील्स अलग अलग को आप वहाँ पर पढ़ते हो, मुंडास की जो रिवोल्ट है उसको आप पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ भी आपकी अच्छी खासी डिटेल के अंदर में एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में कवर हो रही है, ठीक है। देन जो आपका GS1 के अंदर में ही सोसाइटी वाला पोर्शन है, उस सोसाइटी के पोर्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अभी सोसाइटी से आपको सोशियोलॉजी भी ओवरलैप दिलाता है और एंथ्रोपोलॉजी भी ओवरलैप दिलाता है। क्यों? बिकॉज सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी आर लाइक सिबलिंग डिसिप्लिन कहते हैं, या फिर कई बार कजन डिसिप्लिन इनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मैटर भी हमारा बड़ा सेम होता है। कई बार बच्चे पेपर उठाते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है, सब्जेक्ट मैटर भी लगभग सेम ही रहता है कई बार। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्या दे रही है, एज प्रोवाइड कर रही है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प यहाँ पर करते हुए मिलेगी, ठीक है। सोसाइटी के अलावा जब आप मॉडर्न की हमने पूरी बात कर ली, आर्कियोलॉजी की हमने पूरी यहाँ पर बात कर ली, है ना। कुछ एक दो टॉपिक और हैं जो एक डिटेल वीडियो में हमने शायद पहले जूम में बताया था, अभी एग्जैक्टली नहीं ध्यान में आ रहा है, आता है आगे तो कुछ और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। GS1 में अच्छा खासा आपका ओवरलैप यहाँ पर होता है, 80 नंबर के आ रहे हैं और क्या ही चाहिए आपको, ठीक है ना। लेकिन बात सिर्फ GS1 पे कवर नहीं होती है, अगर आप GS2 से GS4 के तरफ भी जाते हो, अब इतनी एक्सटेंट में तो नहीं, 80 नंबर का तो बाकियों में नहीं आता है, लेकिन GS2 टू GS4 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके टोटल 80 आराम से हो जाते हैं, टोटल 80 आपके हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज पॉलिटी का कई सारा जो पोर्शन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, विमेन, चिल्ड्रेन, कई सारे सेफ गार्ड, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं, प्रोविजन फॉर सेफ गार्ड है, उनको भी आप पढ़ते हो। 5th शेड्यूल से लेकर 6th शेड्यूल जो आपका ग्राम सभाओं वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है, पंचायती राज, पेशा वाला जो पोर्शन है, गवर्नर का जो रोल है, ये कई सारी चीज़ें आपकी कवर होती है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी काम आती है, यहाँ पर भी काम आती है आपकी। और इनफैक्ट इसी बार एक बार आई थिंक अभी प्रीलिम्स को आप देखोगे, आर्टिकल 332 के लिहाज से क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना था पेपर में, जिसको हमने डिस्कस भी किया कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी के कई सारी चीज़ें जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, 275, 332, 164, कई सारे आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, 330, 332, ये सब आपके कहीं ना कहीं 164 आपको हेल्प कर रहे होते हैं प्रीलिम्स में भी और अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है। तो पॉलिटी का कई सारा जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। देन इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो आपका टॉपिक है ना, इसमें रीजनलिज्म, सेसेशनिज्म, जो ऑटोनॉमी की कई जगह पे डिमांड आपको देखने को मिल रही है, नक्सलिज्म है, कहीं पे बोडोलैंड मांगा जा रहा, अभी भील प्रदेश की मांग हो रही थी, ग्रेटर नागालैंड की आप बात को सुनते हो, ठीक है ना। जो पहले की कई सारे मूवमेंट हुई है, मीज़ो रिवोल्ट को आप पढ़ते हो, असम के अंदर में आप मूवमेंट्स को वहाँ पर देख रहे होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके
लिंग्विस्टिक इश्यूज, सब सेपरेटिज्म, सेसेशनिज्म, सब आपका यहाँ पर अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाता है। देन साइंस एंड टेक, जिससे आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट ओवरलैप दिलाता ही नहीं अंटिल अनलेस आप ऐसे सब्जेक्ट को ही ले रहे हो, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी टाइप के सब्जेक्ट हैं अगर आपके, तो इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम दोज जो कि ओवरलैप आपको दिला रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में भी, ठीक है। इसी तरीके से सोशल जस्टिस एस्से वगैरह में भी कई बार आपकी हेल्प हो जाती है, हमेशा नहीं लेकिन इनमें से किसी न किसी में आपकी कहीं ना कहीं पे हेल्प वहाँ पर बनती रहती है। तो एंथ्रोपोलॉजी का एक ये बड़ा अच्छा काम है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, ये इसमें हर जगह पर दिलाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि 100-120 नंबर की रेंज में या इससे ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। कई बार लोग ओवरलैप बताते हैं ना, तो इतने बढ़ के ओवरलैप बताए जाते हैं आपको कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन की, मतलब थीम रिलेटेड अगर है तो उसको बोल दिया जाएगा कि देखो ये हमारे ऑप्शन का है। मैं वो बात नहीं करता हूँ। वैसे आप बात करोगे तो 400 नंबर का मैं बोल सकता हूँ, बोल के चला जाऊँगा, कोई वो नहीं है। सिर्फ थीम दिखा दूंगा, देखो ये वर्ड है, ये थीम आई, उसकी बात नहीं है। जो आपने पढ़ा, जो आपका मैटर, जो आपका कंटेंट है, जिस तरीके से आपने पढ़ा, उसी नेचर और उसी डिमांड का क्वेश्चन क्या आपके जीएस में आया या फिर जीएस वाला ऑप्शन में आया, उस चीज़ को हम देखते हैं, उस चीज़ को हम कंसिडरेशन के अंदर में लेंगे। सो एक अच्छा खासा ओवरलैपिंग नेचर यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी रखता है। पर पहली बार बच्चे नाम सुन रहे होते हैं, बाकी सब्जेक्ट का तो हमने बचपन से पढ़े हैं जितने भी सब्जेक्ट है ना, लेकिन ये हम पहली बार सुनते हैं। इवन कई सारे कॉलेजेस में भी नहीं होता है, कई सारे कॉलेजेस में, आप डीयू में देखोगे इतने सारे कॉलेजेस डीयू के अंदर के हैं, है ना, पर मोस्ट ऑफ द कॉलेज, बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, वहाँ पर हिस्ट्री है, वहाँ पर ज्योग्राफी है, वहाँ पर सोशियोलॉजी है। तो हर कॉलेज में भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे किरोरी मल में जाओगे नहीं मिलेगा आपको, मिरांडा हाउस में है, रामजस में आप जाओगे नहीं मिलेगा आपको, दौलत राम में जाओगे आप नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो कई सारे कॉलेज सिर्फ 2 जगह पर है, हंसराज में और मिरांडा के अंदर में। जेएनयू जामिया में आप जाओगे वहाँ पर भी यही हाल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी हमारी नहीं, क्योंकि कॉलेज के लेवल पे भी हम एटलीस्ट, जैसे साइकोलॉजी है, अब हम साइकोलॉजी हमने बचपन में नहीं पढ़ा, रखा नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हर कॉलेज में साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई ना कोई दोस्त या जानने वाला आपका साइकोलॉजी में होता है, तो आप फेमिलियरिटी होती है। लेकिन एंथ्रो है ही इतने कम कॉलेज में, लेते भी कम लोग हैं, है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ कि अगर हमारे यहाँ से साल में 1,500 बच्चे पढ़ के अगर जा रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को, मैं लिखित में दे सकता हूँ कि वहाँ पर 15 बच्चे भी एंथ्रोपोलॉजी के नहीं हो, 1% भी नहीं होते हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि आपको दूसरे सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर थोड़ा सा डरना है कि सर एकदम शुरुआत से होगा ना, बेसिक्स होगा। कई बार बच्चे पूछते हैं, मैं कहा करना पड़ेगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी भारत में 99% ऑफ द इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में, शैक्षिक संस्थानों के अंदर में स्टार्ट ही कॉलेज के लेवल से हो रहा है, स्कूल में नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कॉलेज तक में कई जगहों पर है ही नहीं। तो आप जब आ रहे हो तो आप भी तो कॉलेज के लेवल पर ही आ रहे हो, कुछ लोग करते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग जस्ट कॉलेज खत्म करके आ रहे हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी यूपीएससी के लिए। तो वहीं से पढ़ाई होती है, जीरो से पढ़ाई होती है। दूसरे सब्जेक्ट में तो आपको कभी कभी लगता है कि ये कुछ बेसिक वाली चीज़ें हैं ना, वो भी हमें नहीं पता, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि 5th-6th में ये सब्जेक्ट में था। अब टीचर ऑप्शन पढ़ा रहा है, जीएस होता तो फिर भी एक बार सोचते, ऑप्शन पढ़ा रहा है टीचर और वो थोड़ी हाई लेवल पर बातें हो रही है कई बार, है ना। तो ये इतनी माइनर सी चीज़ पूछेंगे तो हो सकता है अच्छा ना लगे। कई बार खुद हम अपने को एक बार कहते हैं, टीचर तो आपको सामने से बोलता है कि बचकाने से बचकाना क्वेश्चन पूछो, पर हमें वो कहने के बाद भी कई बार लगता है कि नहीं, टीचर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, पर इतना बचकाना इसकी जगह पर हम छोड़ो, खुद से देखेंगे, कहीं और से पता करेंगे। तो वो दिक्कत होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो आपके हैं, जिनको आप जानते हो, वो सारे आपके शुरू हो जाते हैं स्कूलिंग लेवल से, 5वीं 6वीं से शुरू हो गए। कुछ सब्जेक्ट 9th में आए, कुछ सब्जेक्ट 11th 12th में आए, ठीक है। पर एंथ्रो कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर सारे लोग शुरुआत से ही बिगिन कर रहे हैं। टॉपर्स की भी लिस्ट उठाओगे ना अगर आप, डॉक्टर पाला मिश्रा, अनुदीप दुर्शेट्टी, सचिन गुप्ता, अक्षत जैन, वसीम भट्ट, मयूर हजारिका, इन सबको आप देखोगे, है ना। लक्ष्मी नागप्पन 362 मार्क्स। अभी एक हाल फिलहाल के ईयर में एक थी, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 19 उनकी आई थी 2022 के आस में, नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान में आ रहा है उनको। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं जिनके इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर में अच्छे मार्क्स आए, बट इनका इस सब्जेक्ट से स्कूल लेवल पर, स्कूल पे तो है मान, कॉलेज लेवल पर भी कोई इंटरेक्शन नहीं था। तो बैकग्राउंड की भी आपको चिंता नहीं करनी, सब कुछ एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। अब हम पढ़े कहाँ से, ये निर्णय आपके ऊपर है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑप्शनल के साथ आप रिस्क मत लीजिएगा सेल्फ स्टडी वाला, अनटिल एंड अनलेस आपका बैकअप पूरी तरीके से सिक्योर हो। और यहाँ पर हम सिर्फ
देखने आए हैं या टाइम पास करने आए हैं या फिर अपने लक को ट्राई करने आए हैं। तो ये सीन अगर नहीं है, आप सीरियस एस्पिरेंट हो जिसे टाइम की और अपने अटेम्प्ट की और अपने करियर की वैल्यू है ना, कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूरा बैकअप है और ये तो सिर्फ ऐसे आया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बैकअप तो कर ही रहेगा। सीरियस एस्पिरेंट अगर आप हो, आपके लिए मायने रखते हैं आपके अटेम्प्ट और आपके जो ईयर्स हैं जो आप यहाँ पर दोगे, तो कभी भी ऑप्शनल में अपना समय जो है वो ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल के कोई रिसोर्सेज किताब नहीं होते हैं, होते तो जीएस के भी नहीं है, पर हम फिर भी हमें लगता है कि चलो हम स्पेक्ट्रम पढ़ के हम हिस्ट्री की सारी पोर्शन को कर लेंगे। पढ़िए और आपको पढ़ने के बाद खुद ही पता होगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। और यहाँ तो ऑप्शनल की बात है, डिमांड कैसे समझेंगे, स्ट्रक्चरेशन कैसे करेंगे। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे पूरी किताबें रट करके आए हैं और कहें सर मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये PYQs है 2-4, बताइए कैसे करेंगे आप। सर ये थोड़ा सा अलग है, कुछ और मैंने दिए, सर नहीं समझ में आ रहा, बताइए। जब मैंने बताना शुरू किया, अरे सर ये कंटेंट तो मुझे पता था। कंटेंट पता होता है लेकिन हम उस डिमांड को नहीं समझ पाते हैं, और डिमांड समझ में आती है तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे वो नहीं समझ में आता है, नोट कैसे बनाएंगे, तो ये सारी दिक्कतें होती है। और 50 रिसोर्सेज में अगर हम लगे रह गए तो हमारा छोटा ऑप्शन लेने का फ़ायदा क्या। एंथ्रोपोलॉजी जैसे जो ऑप्शन है या कुछ और ऑप्शन है जो कि 4 महीने वाले ऑप्शन होते हैं, 5 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, तो ये लेने का फ़ायदा क्या। फिर तो हम 10 महीने वाले ऑप्शन लेते, है ना। अगर हमें साल भर में ख़त्म करना था तो हम बड़े ऑप्शन ही लेते फिर, ठीक है। तो इसमें कोई गैम्बल मत कीजिएगा, कहीं से किसी की गाइडेंस में ही आप पढ़ने की कोशिश कीजिए ऑप्शनल को। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर्पसली मेरे पास से आके पढ़ो, यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियोस अलग अलग जगहों के हैं, आप देखिए, समझिए, कंटेंट को भी आप समझिए, क्या ऑफरिंग है कोर्स के अंदर में, टेस्ट सीरीज़ है कि नहीं, टीचर कितना टाइम दे पा रहे, सारी चीज़ जहाँ पे आपको ठीक लगे आप वहाँ पर जाओ। आपके फ्यूचर की बात है, टीचर कोई भी हो, आपका जो करियर है, जो आपका एम है, वो वहाँ पर फुलफ़िल होना चाहिए, आपका गोल वहाँ पर फुलफ़िल होना चाहिए, ठीक है। पर इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आप हमारे यहाँ पर पढ़ना चाहते हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको थोड़ी डिटेल्स दे दूँ। हमारे जो बैचेज़ हैं ये यहाँ पर 20 दिसंबर, सॉरी 20 नहीं, 18 दिसंबर से, 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 18 को हमारे ओरिएंटेशन है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यूनिट 6 जो होती है ना, थ्योरी वाली, थ्योरी से पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहता है, हमें क्लैरिटी आती है। तो थ्योरी वाले सेक्शन से हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं 18 दिसंबर। 2 ही अच्छे सेक्शन, सोशल से करो या थ्योरी से करो, बेटर होता है। तो हम यहाँ पर थ्योरी वाले सेक्शन से करने जा रहे हैं, पहले थ्योरीज को समझेंगे, उसके ऊपर पूरा सिलेबस बिल्ट आपका होगा। तो 18 दिसंबर से द बैच इज स्टार्टिंग, ओरिएंटेशन इज केप्ट। 14,999 फ़ी है हमारे कोर्सेज़ की। 14,999 में सिर्फ आप क्लास नहीं अटेंड करते हो, लाइव लेक्चर मिल ही रहा है, प्लस 1.5 साल की आपको वैलिडिटी भी मिलती है। मतलब आप अगर किसी वजह से बीच में आपकी पढ़ाई छूट जाती है ना, कई बार कॉलेज का कुछ ज़रूरी हो जाता है, या फिर हो सकता है प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप मैरिड इंडिविजुअल हो, तो कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे थोड़ा ब्रेक लग जाता है पढ़ाई में। तो जब आप कंटिन्यू करने आते हो तो आपको पता चलता है कि आने वाले 2 महीने बाद तो ये लेक्चर बैच तो ख़त्म हो गया, आने वाले 2 महीने में वीडियो जो है ये भी हमारे पास नहीं रहेंगे, वैलिडिटी खत्म हो रही है, फिर से पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो दिक्कत हमारे यहाँ आपको नहीं होती, आप 5 बार ऑप्शन पढ़ ले जाओ, उतने देर की आपकी वैलिडिटी होती है। 1.5 साल तक आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं और कंटेंट भी रहता है। कंटेंट तो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो, पर वीडियो को नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 14,999 के अंदर में यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस। देन US लाइव का कोड ज़रूर आपको लगाना है, जिससे आपको ये प्राइस मिले। अदरवाइज ज़्यादा प्राइस जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं ना, साइड में कट है, ये प्राइस मिलता है 18,000 मिलता है, दूसरे कोड को अगर आप लगाते हो 16,000 ऐसे मिलता है। तो बेस्ट प्राइस के लिए हमेशा हर कोर्स पे स्टडी IQ में जितने भी कोर्स हैं, P2I, SIP, जो भी आप एडमिशन लेना है, US लाइव को लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट अपने आप मिल जाएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइव क्लास रिकॉर्डेड के साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी है, 8 सेक्शनल होती है जो लगभग हर 20 दिन पे आप देते हो, और 4 फुल लेंथ होती है जो पूरे सिलेबस के बाद आप देते हो। उसके मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं, प्रॉपर टाइमली इवैल्यूएशन भी होता है, और इन दोनों चीज़ों के साथ मैं एक एक क्वेश्चन का पर्सनली डिस्कशन करता हूँ। मटेरियल की आपको सबसे बेटर बात है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग नोट्स यहाँ पर मिलते हैं। रेफरेंस नोट जिसको हम क्रक्स कहते हैं वो अलग होता है, सबसे डिटेल्ड लेंथी मटेरियल होता है। आफ्टर रेफरेंस नोट वहाँ पर आपका दूसरा मटेरियल आता है जिसको हम क्लास PPT कहते हैं, जो कि आपकी समरी की तरह ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होता है, ठीक है। और देन आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जो कि आपका डिजिटली iPad पे बनाया गया, तो राइटिंग वाला इशू नहीं होता है। कई बार हैंड रिटन नोट्स लोग हाथ से बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आपकी राइटिंग ही नहीं समझ में आती, तो वो इशू आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। डिजिटली नोट्स आपके लिए बन रहे हैं, और वो बच्चे बना रहे हैं जिन्होंने एंथ्रो से मेंस में कई बार अपीयर किया है, 200, 250, 300 नंबर वहाँ पर स्कोर किए हैं, तो उनको ज़्यादा पता है कि लेक्चर में से कौन सी बातें ज़रूरी है नोट करना। आपको कई बार शुरुआत में उतना आइडिया नहीं होता है पहले अटैम्प्ट में कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, तो ये नोट्स आपको हेल्प करते हैं। कई फ्लो चार्ट इसमें जो बन रहे हैं वो भी आपको एग्जामिनेशन में आधे नंबर आपके बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें 14,999 में अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी हो एडमिशन को लेकर के कि एडमिशन कैसे लेना, या कोई दिक्कत अगर फेस आप कर रहे हो, या फिर अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि ये 2 ऑप्शन में सर मेरे लिए ठीक होगा
या फिर मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से कोई और ठीक होगा ऑप्शन, तो उसके लिए भी मैंने आपको कहा है कि इन आईडीज़ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो फ्री काउंसलिंग के लिए। हाँ, समय लग सकता है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन, लेकिन मैं ज़रूर आपको जब भी फ्री होगा आप डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो नए बच्चे हमेशा यूएस लाइव का कोड लगाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, पर जो बच्चे प्री एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं हमारे स्टडी आईक्यू में, आप अभी या तो पहले कभी एडमिशन ले चुके हो किसी प्रोग्राम में, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाता है, जिसके लिए अगेन आपको इन्हीं आईडीज़ पे मुझे रीच आउट करना है, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने उस समय कोर्स में दिया था और अपना पूरा नाम मुझे बताइएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड आपके नंबर पे एक्टिवेट करके सेंड कर दिया जाएगा टीम के द्वारा, ठीक है ना। आई होप मैंने बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ों को आपको बता दिया होगा। एडमिशन आप लेते किस तरीके से हो, ये मैं आपको एक बार एक डेमो दिखा देता हूँ। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे आपको सीधे जाना है और ऑप्शनल के यहाँ पर कोर्स दिख रहे हैं, ये हमने खोला इसको, ठीक है, और ये सारे ऑप्शन लिस्टेड हैं। ये रहा हमारा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन और इसको हमने यहाँ पर क्लिक किया और यूएस लाइव यहाँ पर हमने एंटर किया। प्राइस हमारे 14,999 में एप्लीकेबल हो गए। तो आशा करता हूँ कि आप जल्दी एनरोलमेंट ले लेते हो, तो ओरिएंटेशन में ही मिल लेंगे। उससे पहले आपको कुछ लिंक्स भेज दूंगा और आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा, वीडियोज़ को, थोड़ा आप पहले से तैयार रहो। अदरवाइज़ बाद में प्लान है तो बाद में मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। चैनल को, ऑप्शन वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।